हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी हब पर। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीति काल। हमने अपने पुराने वीडियो में देखा था भक्ति काल, जिसमें हमने जाना था भक्ति काल के प्रमुख कवि, भक्ति काल की विशेषताएं और भक्ति काल को कितनी काव्य धारा में बांटा गया है, ये सारी बातें जानी थी। और आज हम जानेंगे रीति काल के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते भी जाना कि आपको ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। ठीक है, चलिए तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हम जानेंगे रीति काल आखिर होता क्या है। ठीक है, रीति काल, रीति का मतलब होता है नियम। ठीक है, तो ऐसी रचनाएं जो नियम से बद्ध तरीके से की गई हो उन्हें कहेंगे हम रीति काल। जो नियमों को ध्यान में रखकर, नियमबद्ध अर्थात नियमों को ध्यान में रखकर कवियों ने जो रचनाएं की हुई हैं उन्हें हम कहेंगे रीति काल। ठीक है, चलिए देखते हैं रीति काल के बारे में। तो क्या है कि विगत 1000 वर्षों से, ध्यान देना इस बात पे, विगत 1000 वर्षों से पूर्व के हिंदी साहित्य को सफलतापूर्वक अध्ययन करने के उद्देश्य से, ये सारी बातें हमने भक्ति काल में भी जानी। ठीक है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जो रीति काल, भक्ति काल है, ये आधुनिक काल, वीर गाथा काल, तो ये बनाए क्यों गए हैं। ठीक है, तो क्यों बनाए गए हैं कि विगत 1000 वर्षों से पूर्व का जो हमारा हिंदी साहित्य रहा है, हिंदी साहित्य को सफलतापूर्वक उसको अध्ययन करने के लिए कि हमें पता चले कि कब किस कवि ने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, उन रचनाओं की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो इन सब के बारे में जानने के लिए कुछ विद्वानों ने इन्हें काल खंडों में विभाजित कर दिया। अब इसके विभाजन से ये पता चल गया कि भाई ये जो रचना है ये रीति काल में लिखी गई थी, ये रचना है भक्ति काल में। तो इसीलिए ये हिंदी साहित्य को कुछ काल खंडों में विभाजित किया गया, जिसे हम साहित्य काल या फिर काल विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानेंगे रीति काल। तो अब क्या है कि रीति काल की जो ये है समय, इसको लेके अभी भी बहुत सारे मतभेद चलते आ रहे हैं। तो आपको किसी बुक में अलग संधिया रहेगा, किसी बुक में अलग संधिया है, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रीति काल इसको माना गया है 1643 से 1843, कहीं इसको कहा गया है 1650 से 1850, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? भक्ति काल के बाद एक नवीन काव्य धारा का जन्म हुआ। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहले आया आपका वीर गाथा काल, वीर गाथा काल के बाद भक्ति काल, भक्ति काल के बाद रीति काल और फिर रीति काल के बाद आया आपका आधुनिक काल, जो कि अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, जिसमें आधुनिक काल में आप पढ़ेंगे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, भारतेंदु युग, ठीक है, और शुक्ल युग और नई कविता, ये जो चीजें हैं ये आएंगी आपकी आधुनिक काल में। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए रीति काल। तो रीति काल मतलब जिसमें कवियों ने नियमों में बंधकर काव्य रचनाएं की हुई हैं। ठीक है, मान लो किसी एक कवि ने कोई एक नियम बनाया और उसके बाद जितने भी कवि आए तो सारे कवियों ने उस रचना में, उस नियम में बंधकर, उस रीति में बंधकर अपनी रचनाओं को लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे रीति काल अथवा आप एक क्वेश्चन आता है कि रीति काल को और कितने नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब आप पढ़ तो रहे रीति काल, लेकिन इससे बहुत तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, रीति काल का काल, ठीक है, मतलब इसका समय आपको बताना होगा। उसके बाद रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर जिन्हें हम विशेषताएं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रीति काल को और कितने नामों से जाना जाता है ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद रीति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अभी ध्यान रखो कि रीति काल अथवा श्रृंगार काल या फिर कला काल, रीति काल को कितने नामों से जाना जाता है? रीति काल, श्रृंगार काल या फिर कला काल के नाम से भी पुकारा जाता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रीति काव्य आखिर है क्या। तो रीति काव्य वह काव्य, काव्य मतलब की कविताएं जो लक्षण के आधार पर ध्यान में रखकर रचा गया, अर्थात क्या लिखा है? बंधी हुई परंपरा में काव्य रचना की गई है। एक किसी कवि ने एक परंपरा बना ली, उसके बाद जितने भी कवि आए हैं सब ने उसी एक परंपरा का अनुसरण करते हुए इस रचना को लिखा है। ठीक है, जिसे कहा गया है रीति काल।
चलिए अब हम देखते हैं रीतिकाल के बारे में। जो रीतिकाल है वो मुक्तक काव्य की परंपरा रही, मतलब इसमें क्या लिखा है, मुक्तक काव्य लिखे गए। जब आप पढ़ेंगे और व्यवस्थित तरीके से हिंदी को बताया जाएगा कि कितने काव्य होते, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, तो ये जो रीतिकाल है ये मुक्तक काव्य की परंपरा है, ठीक है। उसके बाद इस काल में कवियों ने साहित्यिक प्रवृत्ति को प्रधानता दी है, क्योंकि भूषण जैसे, अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि देखा होगा कि रीतिकाल में श्रृंगार रस की ही रचनाएं ज्यादा लिखी गई, लेकिन उस वक्त एक कवि ऐसे थे जिन्होंने श्रृंगार रस की जगह वीर रस को चुना, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि रीतिकाल में सबसे ज्यादा श्रृंगार रस बताया गया, जिसमें नायक नायिका के रूप, सौंदर्य के बारे में बताया गया है, प्रकृति चित्रण बताया गया, ठीक है। लेकिन उस वक्त मतलब कि रीतिकाल में एक कवि ऐसे भी थे जिन्होंने श्रृंगार रस को छोड़कर वीर रस को प्रधानता दी। वो कवि कौन थे? वो कवि थे कवि भूषण। इन्होंने अपनी कविता में महाराणा प्रताप के बारे में बताया, उनकी वीरता, उनके शौर्य के बारे में, और छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा भी इन्होंने अपनी काव्य रचना में की है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में जब सारे कवि श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे थे, तब कवि भूषण ने वीर रस का वर्णन किया था, ठीक है। अब रीतिकाल में कवित्त, सवैया, दोहा तथा कुंडलिया छंदों की रचना की गई, ठीक है। अब ये जो काल है जिसमें अलंकार का भी प्रयोग बहुत अच्छे से किया गया है, छंद का भी प्रयोग बहुत अच्छे से किया, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कवित्त छंद, सवैया छंद, दोहा छंद और कुंडलिया छंदों की रचना की गई है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो कवि केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक कहा गया। ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, ठीक है। उद्दीपन मतलब उदित रूप में, उदय रूप में, कि जो कवि है रीतिकाल के, उन्होंने प्रकृति का चित्रण बहुत ही मनोरम तरीके से किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाषा पर, तो भाषा, इसमें सबसे ज्यादा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, लेकिन इसमें ब्रज के साथ मिश्रित अवधी भाषा का भी प्रयोग किया गया, ठीक है। और श्रृंगार रस की प्रधानता है, मैंने शुरुआत में ही कही थी कि रीतिकाल के कवियों में सबसे ज्यादा श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, ठीक है। अब नीति और भक्ति संबंधी काव्य रचनाएं, ऐसी काव्य रचनाएं जिसमें उन्होंने हमें नीति की शिक्षा भी दी, ठीक है, नीति की शिक्षा भी दी, और साथ ही साथ कवियों ने हमें भक्ति के महत्व के बारे में भी बताया है, ठीक है। फिर आते हैं इनकी रचनाएं हैं मुक्तक काव्य रचनाएं, ठीक है। शुरुआत में ही हमने देखा था कि मुक्तक काव्य को प्रधानता दी गई है। उसके बाद आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। अब उस काल के जो कवि थे वो जिस भी राजा के आश्रय में रहते थे तो उसी राजा की वो प्रशंसा करते थे, अर्थात आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा कवियों की कविताओं की प्रमुख बात होती थी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं पे। थोड़ा सा ध्यान देना कि रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, ठीक है। तो कवि हैं घनानंद। घनानंद कवि आप लोगों ने पढ़े होंगे, जिनकी रचना है सुजान सागर और कवित्त, ये है घनानंद की प्रमुख रचना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम केशव दास। केशव दास, आप लोगों ने कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रामचंद्रिका रचना के कवि कौन है, तो रामचंद्रिका लिखी गई थी कवि केशव दास के द्वारा। अगर पूछा जाए कि केशव दास की रचना कौन सी है तो हो जाएगा कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। अगर पूछा जाए रामचंद्रिका के कवि कौन है तो केशव दास हो जाएगा, ठीक है। अब है कवि पद्माकर, जिन्होंने पद्माभरण कविता की रचना की थी, ठीक है। फिर भूषण की कविता थी शिवराज भूषण, और ये इकलौते कवि थे जिन्होंने श्रृंगार रस के दौर में भी वीर रस का वर्णन किया हुआ था, ठीक है। फिर कवि बिहारी, बिहारी की कवि है रचना है बिहारी सतसई। तो ये थे रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रीति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया। जैसे हम लोगों ने भक्ति काल पढ़ा था जिसको 2 काव्य धारा में विभाजित किया गया था। पहला था आपका निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा था सगुण भक्ति धारा। बिल्कुल वैसे ही रीति काल को भी 3 धाराओं में विभाजित किया गया। सबसे पहले रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा। अब एक एक करके हम इनको जानेंगे, इनकी विशेषताएं जानेंगे और इनके प्रमुख कवि भी जानेंगे। ठीक है, तो रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। इतना याद रखना कि रीति काल में 3 प्रकार की रचनाएं हुई। ठीक है, रीति सिद्ध रचनाएं, रीतिबद्ध रचनाएं और रीति मुक्त रचनाएं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे रीतिबद्ध रचना की। ठीक है, नाम से ही आप समझ रहे होंगे जिसमें नियमों में बंधकर जो रचनाएं की गई हैं उन्हें कहेंगे हम रीतिबद्ध रचनाएं। ध्यान से समझना, इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए थे और जिन्होंने रीति परंपरा का अनुसरण कर लक्षण ग्रंथों की रचना की। ठीक है, क्या किया? ठीक है, तो उन्होंने जो नियम बना हुए थे उस समय के जो कवियों ने, तो उन्होंने उन नियमों को ही ध्यान में रखकर रचनाएं की। जैसे मान लो किसी एक कवि ने छंद के बारे में लिखा तो बाकी कवि सारे वही कुंडलिया छंद का प्रयोग करेंगे। अगर एक ने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है तो बाकी सारे उस नियमों का पालन करेंगे और फिर अपनी कविता में श्रृंगार रस लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इस वर्ग के प्रमुख कवियों में चिंतामणि त्रिपाठी, केशव दास, देव, मंडन मिश्र, मतीराम, पद्माकर आदि प्रमुख कवि हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतिकार या आचार्य कवि भी कहा है। अब पूछा भी जा सकता है कि रीतिबद्ध कवियों को क्या कहा गया है, तो क्या कहा जाता है उन्हें? रीतिकार या फिर आचार्य कवि। और ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, जो कि एक बहुत बड़ी विद्वान थे। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? रस, छंद, अलंकार आदि 3 आधारों पर लक्षण ग्रंथों की रचना की। ठीक है, लक्षण ग्रंथ से मतलब है उसमें रस का भी प्रयोग किया गया था, छंद का भी प्रयोग किया गया था और अलंकारों का भी बखूबी प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद कवियों में कवित्व और आचार्यत्व दोनों थे। मतलब वो लोगों को शिक्षा भी, नीति की शिक्षाएं भी दे रहे थे और भक्ति का महत्व भी बता रहे थे। ठीक है, अब फिर है शास्त्र प्रधान काव्य। ठीक है, मतलब जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वही बातों का अनुसरण कवियों ने इस काव्य धारा में किया हुआ है। ठीक है, ये है हमारा रीतिबद्ध काव्य धारा। ठीक है, अब इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी और महत्वपूर्ण बात, इसमें ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। उस वक्त की जो रचनाएं थी वो सारी ब्रज भाषा में लिखी गई। ठीक है, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया था और अलंकारों की प्रधानता थी। मतलब ज्यादा व्यापक रूप से इसमें अलंकार देखने को मिले। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे रीतिबद्ध प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, ध्यान से समझना, कवि केशव दास। केशव दास की रचना कौन सी? अभी जाना, रामचंद्रिका। तो केशव दास की रचना है कवि प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। अगर प्रश्न पूछा जाए रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं लिखिए, तो क्या होगा आपका? कवि केशव दास, कवि चिंतामणि और भूषण, जिसमें से केशव दास की रचना है कवि प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। चिंतामणि की कविता है रस विलास। ठीक है, और भूषण की कविता है शिवराज भूषण। ठीक है, ये है आपके रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि। अगर पूछा जाए कि रीति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लिखिए, तो हमने अपनी वीडियो के आगे शुरुआत में रीति काल की देखा है। अब आप ये सब भी रीति काल में लिख सकते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए रीति काल में भी रीतिबद्ध, रीति सिद्ध या रीति मुक्त, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्य धारा का है, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का। ठीक है, प्रश्न आपसे कैसे भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं रीति सिद्ध काव्य धारा में। ठीक है, तो कवि इस वर्ग में कभी आते हैं तभी आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना ना करके उसके अनुसार उत्कृष्ट काव्य की रचना की। ठीक है, जिन्होंने जो रीति ग्रंथ चले आ रहे थे उन रीति ग्रंथों की रचना ना करके उसके आधार पर और भी ज्यादा उत्कृष्ट और भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ काव्य की रचना की है। उन्हें कहा गया है रीति सिद्ध। मतलब जो रीति से बंधे हुए थे लेकिन रीति से ज्यादा उत्कृष्ट थे, सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, इस वर्ग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? बिहारी, कवि पजनेश, रसनिधि
निधि, बैनी प्रवीण, कृष्ण कवि आदि, ये है रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि। ठीक है, और डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें भी रीतिबद्ध कवि ही कहा है। ठीक है, रीतिबद्ध नहीं, रीति सिद्ध। चलिए अब देखते हैं रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ध्यान से समझना। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता। अब जितने भी काव्य हैं उन सब में श्रृंगार रस को ही प्रधानता दी गई। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो सबका एक जैसा हो जाएगा, श्रृंगार रस की प्रधानता। फिर है भक्ति और नीति। अब रीति, इसमें जो रीति सिद्ध में भक्ति और नीति के बारे में बताया गया था। फिर प्रकृति का वर्णन किया गया है और ब्रज भाषा का बहुत ही मधुरता से वर्णन किया गया है। शैली है मुक्तक शैली और अलंकारों को प्रधानता दी गई। ठीक है, आप देखेंगे तो इनकी जो विशेषताएं थी वो लगभग एक जैसी थी। चलिए अब हम जानते हैं रीति सिद्ध कवि कौन कौन से थे। तो रीति सिद्ध कवि थे प्रमुख बिहारी कवि, मतीराम और भूपति, जिनकी रचना याद रखना बहुत आसान है। बिहारी कवि की रचना है बिहारी सतसई, मतीराम की रचना है मतीराम सतसई और भूपति की रचना है भूपति सतसई। ठीक है, ये था हमारा रीति सिद्ध काव्य धारा। ठीक है, अब हमारा अंतिम है रीति मुक्त काव्य धारा। इसको थोड़ा सा ध्यान समझना, क्या लिखा है, वे कवि जिन्होंने ना ही तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही उनके नियमों का अनुसार काव्य रचना की। ठीक है, रीति मुक्त, आपको नाम समझ के ही समझ में आ रहा होगा, रीति मुक्त कवि। तो वे कवि जो ना तो जिन्होंने अभी तक रीति काल के जो लक्षण चले आ रहे थे और उनके जो नियम थे, तो ना उन्होंने उन लक्षणों को प्रधानता दी, ना उन्होंने उन नियमों का अनुसरण किया, बल्कि उन्होंने उस काल में भी एक नई रचना को महत्व दिया। ठीक है, और एक नई रचना का निर्माण किया। तो क्या लिखा है कि वे कवि जिन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही रीति काल के नियमों के अनुसार काव्य रचना की, अपितु वे अपनी स्वतंत्र मनोवृत्ति के अनुसार काव्य सृजन करते थे और वे कवि कहलाए रीति मुक्त कवि। उनके स्वतंत्र विचार जो भी थे, उन्होंने किसी भी विषय को लेकर उनके जो स्वतंत्र विचार थे, उन विचारों के आधार पर उन्होंने रचनाएं की, इसीलिए उन्हें कहा गया रीति मुक्त काव्य धारा का कवि। ठीक है, वो कवि थे कवि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव आदि। ये जो कवि हैं ये रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। तो रीति मुक्त कवियों का प्रेम व्यथा प्रधान है, अर्थात इसमें उन्होंने वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया। जहां पर नायक और नायिका के बिछुड़ने की बात कही जाती है, वहां होता है वियोग श्रृंगार रस। जैसा आपने देखा होगा भक्ति काल में जो पद्मावत जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, उसमें इसका वियोग श्रृंगार रस का सर्वाधिक वर्णन किया। ठीक है, तो ये जो रीति मुक्त काव्य धारा, इसमें भी रीति मुक्त कवियों का प्रेम व्यथा प्रधान है, संयोग में भी वियोग की कसक इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, प्रेम की पीर, पीर मतलब होता है पीड़ा, प्रेम की पीड़ा और विरह अनुभूति, विरह मतलब अलग होने की जो अनुभूति होती है, वो रीति मुक्त काव्य धारा की आत्मा है। ठीक है, रीति मुक्त कवियों में नारी सौंदर्य का चित्रण स्वस्थ मानसिकता और परिष्कृत रुचि के साथ किया है, साथ ही साथ इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इसमें शैली कौन सी होगी, आत्मपरक मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ हिंदी में जो ग्रामर में जो व्याकरण में सर्वश्रेष्ठ होता है वो होता है लोकोक्ति और मुहावरे। ठीक है, तो इस जो रचनाएं हैं इसमें लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। उसके बाद कवित्व, छंद, सवैया, दोहा आदि छंद का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस की प्रधानता है और साथ ही साथ श्रृंगार रस के भी दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इसमें वियोग श्रृंगार को प्रधानता दी गई है, श्रृंगार रस का उदात्त रूप इसमें दिखाया गया है और प्रेम की पीर का चित्रण किया गया है। ठीक है, प्रेम की पीड़ा के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं रीति मुक्त कवि कौन से हैं। तो रीति मुक्त कवि है कवि घनानंद। घनानंद की रचनाएं आपने पढ़ी होंगी, जिसमें उन्होंने अपनी प्रेयसी सुजान से विरह वेदना का वर्णन किया है। ठीक है, तो हो गई सुजान सागर और घनानंद कवित्व भी लिखा है उन्होंने, सवैया भी लिखा है। ठीक है, फिर है बोधा, जिन्होंने इश्क नामा नामक रचना लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं।
चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है रीतिकाल। रीतिकाल किसे कहते हैं, रीतिकाल का सन कब से कब तक का था, और साथ ही साथ रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं, रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनके नाम, साथ ही साथ रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया। हमने जाना रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा। फिर एक के बाद एक जाना कि रीतिबद्ध काव्यधारा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके प्रमुख कवि और उनकी रचना है। इस तरह से हमने ये तीनों बातें अपने इस वीडियो में देखी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़े। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।